आज हम लोग एफ ट्रिपल ई सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एफ ट्रिपल ई मतलब फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि डिप्लोमा की ऑल ब्रांचेस के लिए कॉमन सा सब्जेक्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें है एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स, रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स क्या होते हैं। तो आपका ये एफ ट्रिपल ई का जो पहला यूनिट है थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग जितनी चीजें कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो भी चीजें रह जाएंगी हम उसको सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। सो चलिए हम इस तीन चीजों को जो है कर लेते हैं। सबसे पहले हम एफ ट्रिपल ई जब पढ़ते हैं तो हमको ये समझना है कि एफ ट्रिपल ई मतलब फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हमको जानना होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि ऐसी इंजीनियरिंग की ब्रांच जो पावर के जनरेशन पे फोकस करती है, उसके ट्रांसमिशन पे, मतलब एक जगह से पावर को दूसरी जगह तक ट्रांसमिशन कैसे करना है, उस पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमारे घरों तक कैसे पहुंचाना है, और यूटिलाइजेशन कैसे करना है, सही से उपयोग कैसे करना है कि हमको कम से कम एनर्जी जनरेशन से ज्यादा लोगों तक हम कैसे एनर्जी पहुंचा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग ये फोकस करते हैं। अब हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो अगर हम डेफिनेशन स्पेसिफिक जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे जो है वर्क करती है और इनके जो इलेक्ट्रॉन सिग्नल्स होते हैं इनके कंट्रोलिंग पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मेनली फोकस करा जाता है। अभी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डील्स विद इलेक्ट्रिकल पावर, ये इलेक्ट्रिकल पावर पे डील करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे डील करते हैं। मेन फोकस किस में होता है, मेन फोकस क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इसमें मेन फोकस होता है पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सिग्नल प्रोसेसिंग और कंट्रोल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग। अगर हम बात करें वोल्टेज लेवल पे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो वोल्टेज लेवल होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, 220 वोल्ट से अबव होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में लो वोल्टेज डिवाइसेस पे हम लोग काम करते हैं, लेस देन 220 वोल्ट्स। अगर हम बात कर रहे हैं यूज होने वाले कंपोनेंट्स के बारे में तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मोस्टली जो है जनरेटर्स, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स वगैरह यूज होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर से जो मिलकर बने होते हैं इन पे हम लोग जो है फोकस करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हम कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग कंडक्टर्स यूज करते हैं, कॉपर्स हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। आगे हम लोग कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा डीप में समझेंगे। आगे हमने इस टॉपिक को जो है अपने स्लेस में कंटेंट में ऐड करा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होता है वो पावर सिस्टम्स में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस की बात करें तो कम्युनिकेशंस हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, और हमारे जो डेली यूज के जितने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हमारा फोन हो, चाहे हमारी टीवी हो, चाहे हमारे वॉचेज, स्मार्ट वॉचेज हो, जीरो से लेके मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हम यूज करते हैं अपने गैजेट्स, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ही पार्ट होते हैं। अब अगर हम फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करने जा रहे हैं तो देखिए कोई भी ब्रांच हो, कोई भी चीज हो, वो छोटे छोटे चीजों से मिलकर बनी होती है। यही ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं इनको ही हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो मेनली कंपोनेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव कंपोनेंट, दूसरा होता है पैसिव कंपोनेंट। तो अब हम समझते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं और पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए अगर हम डेफिनेशन स्पेसिफिक बात करते हैं तो एक्टिव कंपोनेंट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सोर्स and are capable of controlling or amplifying electrical signals। मतलब कि एक्टिव कंपोनेंट्स एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको एक्सटर्नल पावर की जरूरत होती है और ये क्या कर सकते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल की बात करें
तो जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, आईसी हो गया, तो इन चीजों को हम बिना एक्सटर्नल पावर दिए जो है नहीं ऑपरेट करा सकते, नहीं चला सकते। अब एक दूसरा टर्म आता है कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। आपने समझा होगा कि जो ट्रांजिस्टर होता है, आपने हो सकता है अभी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि ट्रांजिस्टर के बेस पे हम थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करके उससे हम लार्ज वोल्टेज की चीजों को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं ट्रांजिस्टर के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में। सो पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है और ना ही वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। बस ये क्या करते हैं, ये या तो एनर्जी को स्टोर करते हैं या तो एनर्जी को ये डेसिपेट करते हैं। यहां पे मैंने एक इमेज डाली है, यहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डायोड दिख रहा है, ट्रांजिस्टर दिख रहा है और एससीआर दिख रहा है। राइट हैंड साइड पे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर दिख रहा है। तो ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं ये सब एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। ये क्या करते हैं, इनको एक्सटर्नल पावर की जरूरत होती है, और ये जो राइट साइड के हैं ये सब पैसिव कंपोनेंट्स हैं, इनको इलेक्ट्रिकल पावर, एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है। अब ये काम कैसे करते हैं, जैसे आपको पता है कि मैंने इसमें पैसिव कंपोनेंट्स में दो चीजें बताई कि इनको एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है, ये या तो एनर्जी को स्टोर करते हैं और या तो एनर्जी को डेसिपेट करते हैं। तो जैसे रजिस्टर हमारा होता है, ये जब किसी जैसे करंट फ्लो होता है तो ये क्या करता है कि करंट फ्लो होता है तो ये एनर्जी को डेसिपेट कर देता है। जैसे मान लो कि कोई रेजिस्टेंस है, वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस के फॉर्म में एनर्जी को डेसिपेट कर देगा, मतलब रेजिस्टेंस एक्टिवेट करने के लिए ये एनर्जी को डेसिपेट कर देगा। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर क्या करता है, ये चार्ज के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अगर ऐसे ही हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर क्या करता है कि जब हम इस पे करंट अप्लाई करते हैं, किसी सर्किट में ऐड करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो है एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो अब हमने जो है एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि डिफरेंस क्या है एक्टिव कंपोनेंट्स में और पैसिव कंपोनेंट्स में। तो सबसे पहले डेफिनेशन, आपने देखो ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं ये आपके एग्जाम सेंट्रिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हो तो आने वाले टाइम पे जब आप एम्बेडेड पढ़ोगे, आईओटी पढ़ोगे, रोबोटिक्स पढ़ोगे, एआईएमएल पढ़ोगे, तो उनमें आपको यही डायोड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स यही सब मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप चीजों को समझो, और मैं यहाँ पे आपको इतना एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि अगर यहाँ के कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो आपको एग्जाम में कहीं रट के जाने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं बस वही चीजें आपको लिखनी है, आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे। अब जैसे क्या है, जैसे मैंने आपको एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स पढ़ाए, उसमें मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके, तो आपने क्या करा, उसको प्रॉपर लिखा। उसके बाद अभी मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, आपने डिफरेंस लिख दिया, थोड़े से एग्जांपल्स लिख दिए, तो एग्जामिनर को लगता है कि नहीं ये स्टूडेंट जो है थोड़ा सा टेक्निकलिटी पे जा रहा है, अच्छी चीजें ही लिख रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दे रहा है। तो एग्जामिनर्स भी देखता है कि स्टूडेंट ने लिखा कैसा है। तो आपको आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। डेफिनेशन मैंने आपको बताया है कि जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक्सटर्नल पावर की जरूरत होती है और ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। अगर पैसिव कंपोनेंट्स की बात करें तो इनको कोई एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है और ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते। गेन की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं गेन होता क्या है। जैसे मान लो हमारी कोई डिवाइस है, उसको अगर हम कुछ इनपुट दें और आउटपुट हमको इनपुट से ज्यादा मिल जाए तो वही हमारा गेन होता है। तो एक्टिव जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमको गेन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो एम्पलीफिकेशन बात करते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। पर पैसिव कंपोनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। अगर हम एक्टिव कंपोनेंट्स के फंक्शंस की बात करें तो एक्टिव कंपोनेंट्स का यूज कंट्रोल में होता है और सिग्नल को बढ़ाने में होता है, मतलब एम्पलीफिकेशन में होता है। अगर हम पैसिव कंपोनेंट्स के फंक्शंस की बात करें तो इनको जो है एनर्जी स्टोर करने या डेसिपेट करने के लिए यूज करा जाता है। अगर हम पावर रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक्टिव कंपोनेंट्स में पावर की रिक्वायरमेंट होती है और पैसिव कंपोनेंट्स में कोई भी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं और मैंने यहां भी मेंशन करा है कि जैसे एक्टिव कंपोनेंट्स के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, आईसी हो गया। अगर हम पैसिव कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो फिर मैंने आपको बताया ही है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। अब हम बात कर लेते हैं रजिस्टर की। अच्छा, यहां पे आप ये समझिए कि यहां से आप अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की शुरुआत कर रहे हो।
अब जैसे आपने देखा भी होगा हर सर्किट्स में रजिस्टर लगा है, डायोड लगा है, कैपेसिटर लगा है। अगर आप अभी से इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेते हो, इसका मतलब आप अपने जो है इंजीनियरिंग जो करियर है आप अपना उसको स्मूथ करने जा रहे हो, क्योंकि आपको ये सारी चीजें सीखनी ही पड़ेंगी। अगर आप ये चीजें नहीं सीखते हो तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो ट्राई करिए जो भी यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं आप उनको सीखो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको वो डाउट्स जो है आपके सॉल्व करूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर से जरूर बताइए। अगर आपको ये लेक्चर वैल्यूएबल लग रहा हो, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपको और थोड़ा सा अच्छे से चीजों को प्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं ना, आपका रिस्पॉन्स आता है तो चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्स की। तो रजिस्टर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। कैसे करता है, मैंने आपको बताया कि इस पे जब करंट फ्लो करवाते हैं तो ये क्या करता है, हीट के फॉर्म में इसको डेसिपेट कर देता है, एनर्जी को डेसिपेट कर देता है और हमारा रिक्वायर करंट जो है हमको मिलता है। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो ओम होती है। और अगर हम बेसिक फार्मूले की बात करें तो बेसिक फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है V बराबर IR, जो कि ओम्स लॉ पे सारी चीजें डिपेंड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको रजिस्टर की ऐसा आपको फिजिकली रजिस्टर देखने को मिलता है और ये यहाँ पे रजिस्टर का सिंबल है। अब यहाँ पे मैंने एक ये फोटो लगा रखी है, ये सिंपल रजिस्टर है और ये वेरिएबल रजिस्टर। अभी मैं आगे डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स की भी बात करूंगा, सो वहां पे हम अभी आगे देखेंगे। नीचे एक और फोटो है जिसपे बैंड्स ऑफ रजिस्टर लगे हैं। मान लो जैसे ये जो रजिस्टर पे कलर बने हैं, इनको आप मेजर करके, इनको आप पढ़ के जो है रजिस्टर्स की जो है वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट होता है उसको आप हम ऐसे ही लिख लेते हैं, उसके बाद ये मल्टीप्लायर होता है, उसको हम 10 की पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो लास्ट वाला होता है वो होता है टोलरेंस। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो टोलरेंस है तो उतनी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। हम किसी एक अलग टॉपिक पे अलग वीडियो में रजिस्टर्स से, जो रजिस्टर के बैंड से, कलर से कैसे हम रजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं वो हम सीखेंगे। अगर आपको ये सीखना है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इस पे भी एक वीडियो वगैरह बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। अच्छा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको रजिस्टर और टाइप ऑफ रजिस्टर आपके एग्जाम में मस्ट है, पूछे ही जाने वाले हैं। लगभग हर बार ये टॉपिक पूछा जाता है आपके जो है एग्जाम में। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। तो रजिस्टर मेनली 3 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर होते हैं जिनके बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले फिक्स रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा फिक्स रजिस्टर है उसमें हमारा आता है सबसे पहले कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। अब ये कौन सा रजिस्टर है, देखिए ये रजिस्टर जैसे जो मटेरियल से मिलकर बना हुआ है उसी के नाम पे हम उसका लिख देते हैं। जैसे ये कार्बन कंपोजिशन से बना है तो इस रजिस्टर में हम क्या करते हैं, कार्बन पाउडर को जो है मिला के लगा देते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे होगे, ये जहां से आधी कटी हुई है, यहाँ पे जैसे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे ये आपको एक कार्बन का मिक्सचर दिख रहा है। अब जैसे ये कनेक्टिंग लीड है, यहां से हमने करंट फ्लो कराया, इधर से मान लो करंट फ्लो मतलब करंट ने इंटर करा, तो यहाँ पे कार्बन में क्या है, रेजिस्टेंस है। अब मान लो ये 1K का रेजिस्टेंस है, मतलब 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे उतना ही कार्बन पाउडर फिल करा गया है जिससे हमारा जो है 1K का मतलब एनर्जी लॉस हो जाएगी 1K रजिस्टर के हिसाब से। अगर हम रेजिस्टेंस अगर करंट निकालना चाहेंगे तो V बराबर IR से निकाल सकते हैं। तो I बराबर V/R करके हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है, मतलब हम रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए कार्बन के कंपोजिशन का यूज करते हैं। दूसरा है कार्बन फिल्म रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर जिसपे हम कार्बन की फिल्म लगाते हैं रेजिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए। ये यहाँ पे आपको नीचे आपको इमेज दिख पा रही होगी जहां पे ये कार्बन की फिल्म है जो रेजिस्टेंस को क्रिएट करती है। अच्छा, रेजिस्टेंस बहुत सारी वैल्यूज के हो सकते हैं, तो मान लो जैसे हमारा कोई 220 ओम का रेजिस्टेंस है तो वो वहां पे उतनी बहुत ज्यादा कम लगाएगी। देखो एक कंसेप्ट है बेसिक, कोई भी कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कोई भी मेटल होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो उतना ही हम जो है यूज करते हैं जितने रेजिस्टेंस की स्पेसिफिक वैल्यू हमको चाहिए होती है। तो हमने यहाँ पे कार्बन फिल्म रजिस्टर के बारे में समझा। आइए अब हम आगे जो है अपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब दूसरा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये है मेटल फिल्म रजिस्टर।
अब फिर से वही मेटल फिल्म रजिस्टर, मैंने बताया कि रेजिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए जिन तरीकों का यूज करा जाता है वही नाम रख दिया गया है। तो यहाँ पे मेटल फिल्म रजिस्टर आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने मेटल का यूज करा है। अच्छा, हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? पहले कार्बन कंपोजिशन का यूज करा, फिर कार्बन फिल्म का यूज करा, अब यहाँ पे हम मेटल यूज कर रहे हैं। देखो, इन सब के प्रॉपर एक काम होते हैं। जैसे जो मेटल फिल्म रजिस्टर होता है वो हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, क्योंकि मेटल होता है, ये जल्दी से इसमें कोरेजन वगैरह नहीं होता है, इसके ऊपर एक कवर कर दिया जाता है जिससे हमको एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है। फिर उसके बाद हमारा आता है वायर वाउंड रजिस्टर। ठीक है, आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, वायर वाउंड रजिस्टर। ऐसा रजिस्टर जो किसी एक इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर हम वायर को लपेट करके रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। जैसे हमको सबको पता है कि जैसे मान लो हम किसी वायर से करंट को फ्लो कराते हैं तो उसका रेजिस्टेंस होता है, तो सेम उसी वायर को क्या करते हैं, वही वायर तो नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे हम नाइक्रोम वायर यूज करते हैं जिसको हम वाउंड करके जो है रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं वेरिएबल रजिस्टर्स की। तो वेरिएबल रजिस्टर में जो सबसे पहला रजिस्टर होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस होती है और इससे हम इसका यूज करके हम वोल्टेज को वेरी करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे जो है जैसे क्या रेडियो हो गया उसमें नॉब होती है, ठीक है, एम्पलीफायर हो गया उसमें नॉब होती है वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, तो वो वहां पे ये पोटेंशियोमीटर ही यूज होता है। अब ये कैसे काम करता है, हमको पता है, मान लो कि हमको कोई वायर है जो ए टर्मिनल उसका स्टार्टिंग है और बी से उसकी एंडिंग है। तो अगर मान लो वो 10 सेंटीमीटर का है तो उसका कुछ एक निश्चित रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, हमारे करंट की प्रॉपर्टी होती है कि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढता है। तो आप क्या करो, उसके बीच से एक वायर लगा दो, तो करंट क्या होगा, जो आपने बीच से वायर लगाया वहीं से वापस आ जाएगा, वो आगे बी पॉइंट तक नहीं जाएगा। पोटेंशियोमीटर सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करता है। क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहली इसकी लीड है, इसकी ये दूसरी लीड है, ये तीसरी लीड है। अब हमने क्या करा, पहली लीड से और तीसरी लीड के बीच में हमने एक करंट प्रोवाइड कराया, फ्लो करवाया। तो इसमें क्या हुआ कि ये करंट पूरा जा रहा है, तो इसके बीच का जितना रेजिस्टेंस होगा वो मान लो कि 10 ओम है, यहां से यहां तक का। अब हमने क्या किया, बीच में एक वायर लगा के यहां पे ले लिया, यहां से हमने करंट फ्लो करा लिया। तो अगर मान लो पूरे का 10 ओम रहा होगा तो यहां तक का 2 या 4 या 5 ओम रहा होगा। तो हमारा जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो हमारा करंट फ्लो कम हो जाता है, जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो हमारा करंट का फ्लो बढ़ जाता है। तो सेम इसी वजह से हमारे रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके हम अपने जो है बहुत सारे गैजेट्स की वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा था वेरिएबल रजिस्टर का पहला पार्ट, पोटेंशियोमीटर। अब हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे रियोस्टेट के बारे में। अब जो हमारा रियोस्टेट होता है उसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, पर ये थोड़ा सा क्या होता है कि ये थोड़ा सा हैवी करंट और हैवी उसके लिए यूज करा जाता है। इसमें क्या होता है, सेम पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं और बीच से ही हम टैप कर लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे ये थर्ड वाली वाइंडिंग के पास यहाँ पे वाइपर है, तो यहाँ पे ये दो वाइपर जो ये 2 वाइंडिंग है, यहां तक का जितना रेजिस्टेंस रहा होगा उस हिसाब से करंट फ्लो हो जाएगा। अगर हम इसको सबसे पहली वाली वाइंडिंग पे ले आते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, अगर लास्ट वाले पे लेके चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये हमारा रियोस्टेट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रीसेट, जिसको बोलते हैं ट्रिमर। अच्छा देखिए, ये आपके एग्जाम में ये ऐसे पूछा जाएगा, तो मैं इनको चीजों को मतलब एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसके अंदर क्या होता है, कोर टॉपिक क्या है, कैसे काम करता है। अब आप इसको बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो कि ये जैसे 2 टर्मिनल होता है, ये एक वेरिएबल होता है। तो ऐसे करके आप एग्जाम में अगर आप ये टॉपिक समझ लेते हो अच्छे से तो एग्जाम में तो आप एक्सप्लेन करके लिख ही सकते हो। अब प्रीसेट क्या होता है, प्रीसेट जैसा पोटेंशियोमीटर होता है वैसा ही होता है, पर ये बहुत छोटा बनाया जाता है। इसको मोस्टली आप लोगों ने पीसीबी वगैरह पे देखा होगा। इसके रेजिस्टेंस को हम स्क्रू के हेल्प से जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये प्रीसेट हो गया। अब एक आता है थर्मिस्टर। आजकल के जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें थर्मिस्टर का बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। थर्मिस्टर क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस होता है, जिसकी टेम्परेचर घटने और बढ़ने से जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे थर्मिस्टर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एनटीसी, एक होता है पीटीसी। एनटीसी का मतलब होता है निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट और पीटीसी होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और पॉजिटिव में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये बहुत सारे आपने जो है गैजेट्स में लगा हुआ देखा होगा। सो अब हम बात करते हैं एमओवी के बारे में, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर।
ये भी एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला रजिस्टर है। इसमें क्या होता है कि एक ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है, जिसकी रेजिस्टेंस जो है अप्लाइड वोल्टेज के हिसाब से चेंज हो जाती है। ठीक है, इसमें अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब हम हाई वोल्टेज देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस सडनली बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है और सर्किट को ये प्रोटेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी इमेज लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है कनेक्टिंग लीड्स हैं। यहाँ पे जब हम करंट जो है फ्लो करते हैं, करंट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के बहुत सारे दाने हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं और बाहर इसकी मेटल ऑक्साइड से केसिंग कर दी गई है। तो जब हम बहुत ज्यादा सडन चेंजेस होता है तो इसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर में या रेजिस्टेंस में चेंजेस होता है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। अब हम लोग जो है, कैपेसिटर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट फैराड होती है और फॉर्मूला जो इसका होता है C इज इक्वल टू Q बाई V, जहां पे C जो है कैपेसिटेंस होता है, Q चार्ज होता है और V वोल्टेज होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो प्लेट्स होती हैं, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होता है। इन प्लेट्स पे जब हम करंट या वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, एक प्लेट पॉजिटिव हो जाती है और एक प्लेट नेगेटिव हो जाती है। अच्छा, इसमें बीच में कोई मतलब कनेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है करंट फ्लो नहीं कर पाता है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम बैटरी सोर्स या कोई वोल्टेज या करंट सोर्स जब हम हटा लेते हैं तो क्या होता है, ये एनर्जी को रिलीज कर देता है। इसी वजह से यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया है कि जो कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है और जरूरत पड़ने पे ये रिलीज कर देता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रजिस्टर्स की। रजिस्टर को मेनली हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला होता है फिक्स्ड रजिस्टर, फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। अब फिक्स्ड कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि फिक्स्ड कैपेसिटर्स क्या होते हैं। देखो, फिक्स्ड कैपेसिटर वो कैपेसिटर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। मान लो मार्केट में आपने 470 माइक्रोफैरेड का आपने कैपेसिटर खरीद लिया, तो फिर वो 470 माइक्रोफैरेड का ही रहेगा। ठीक है, और हमारे पास मार्केट में बहुत सारे ऐसे कैपेसिटर्स हैं जिनकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उसकी एक लिमिट होती है कि इतने से इतने तक ही चेंज कर सकते हैं। अभी हम उनकी भी बात करेंगे। तो जो फिक्स टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं वो मेनली जो है सिरेमिक कैपेसिटर होता है। मैंने जैसे यहाँ पे रजिस्टर जैसे होते हैं वैसे कैपेसिटर ये सिरेमिक का यूज करके बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक फोटो देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है, यहाँ पे सिरेमिक डिस्क है और यहाँ पे दो ही लीड्स हैं। इसमें डाइलेक्ट्रिक के तौर पे सिरेमिक चीजों का यूज करा जाता है। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर है और होट ये किंक है, मतलब ऐसे पीसीबी पे लगाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर क्या होता है, इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर पहली चीज तो ये पोलराइज्ड होता है, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लेग्स होती हैं। सिरेमिक कैपेसिटर में पॉजिटिव और नेगेटिव लेग्स नहीं होती हैं। और जो सिरेमिक कैपेसिटर्स होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज करे जाते हैं, पर इनकी जो है वैल्यूज बहुत ज्यादा कम होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर क्या होते हैं, ये हाई वैल्यूज पे भी अवेलेबल होते हैं और इनकी पोलैरिटी होती है। इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक लूप में एक इलेक्ट्रोलाइट का यूज करता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर समझिए। अब हम अगर बात करते हैं इसी तरीके माइका कैपेसिटर की, तो माइका कैपेसिटर क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक रूप में डाइलेक्ट्रिक के तौर पे माइका मतलब एक अभ्रक, माइका को हिंदी में अभ्रक बोलते हैं, एक टाइप की मेटल है, तो डाइलेक्ट्रिक के रूप में मेटल यूज करते हैं। अच्छा, माइका कैपेसिटर बहुत ही ज्यादा हाईली स्टेबल होता है और बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो जो आरएफ सर्किट्स होती हैं वहां पे ये माइका कैपेसिटर्स वगैरह यूज करा जाता है। अब हमारा ला और है यहाँ पे पेपर कैपेसिटर। अब पेपर कैपेसिटर क्या होगा, फिर आप समझ गए होंगे कि पेपर कैपेसिटर में क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक रूप में डाइलेक्ट्रिक के तौर पे पेपर का यूज करा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, पेपर के ऊपर एक ऑयल या वैक्स का लेप लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है और ज्यादा ये स्टेबल हो जाता है। हालांकि ये ओल्ड कैपेसिटर है, ओल्ड टाइप का है, तो अब ये मॉडर्न जो सर्किटरी है वहां पे ये यूज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं फिल्म कैपेसिटर की। तो जो फिल्म कैपेसिटर होता है ये एक प्लास्टिक फिल्म को जो है डाइलेक्ट्रिक की तरह यूज करता है और ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल होता है फिल्म कैपेसिटर। इसकी वर्किंग में क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा लो लॉस करता है और स्टेबल परफॉर्मेंस देता है।
तो हमने ये अपने फिक्स टाइप के कैपेसिटर्स पढ़े। अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल टाइप के कैपेसिटर्स। तो वेरिएबल टाइप के कैपेसिटर्स की अगर हम जब बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास मेनली दो टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, जैसे ट्यूनिंग कैपेसिटर और ट्रिमर कैपेसिटर। अच्छा, यहाँ पे मैंने वहां पे स्लाइड पे में भी जगह नहीं रही होगी, तो यहाँ पे जो है हमने ये सारे कैपेसिटर्स की फोटो लगा दी है। तो ये पहला वाला जो कैपेसिटर है ये सिरेमिक कैपेसिटर है, ये इसका थ्रू होल वेरिएंट है, और ये एसएमडी, ठीक है, एसएमडी वेरिएंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। अब ये पॉलिस्टर कैपेसिटर है, जो पॉलिस्टर का यूज करके बना है। ये पेपर कैपेसिटर है, ये माइका कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। अगर आपने देखा होगा तो ये सारे कैपेसिटर्स आपने देखे भी होंगे। अच्छा, ये इनका सिंबल होता है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, देखो यहाँ पे एक लेग पे यहाँ पे प्लस भी बना है हर जगह पे। तो जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, मतलब अगर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो हमको पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव से ही जोड़ना होता है, नेगेटिव को नेगेटिव से ही जोड़ना होता है, ठीक है। अब हम नीचे बात करते हैं वेरिएबल रजिस्टर्स की। तो ये जो वेरिएबल रजिस्टर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, ट्यूनिंग कैपेसिटर और ट्रिमर कैपेसिटर। तो ट्रिमर में क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू को कैपेसिटेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस में हम पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर लेते थे, वैसे ही ये वेरिएबल कैपेसिटर में हम कैपेसिटेंस को कम ज्यादा कर लेते हैं। अच्छा, इनका यूज क्यों होता है, हम बहुत ज्यादा वेरिएबल बनाते क्यों हैं? जैसे आप जब रेडियो यूज करते होगे तो जब आपको स्टेशन मिलाना होता है तो आप एक नॉब को रोटेट करते हो। उस नॉब को रोटेट करने में क्या होता है, उसके पीछे एक एलसीआर सर्किट चलती है जिसमें वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल इंडक्टर, वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बनता है जिससे हमको एक स्पेसिफिक स्टेशन की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे हम इसका यूज रेडियो ट्यूनिंग में करते हैं, फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट में करते हैं, तो ये हमारे वेरिएबल कैपेसिटर्स हो गए। सो ये हमारा जो है ट्यूनिंग कैपेसिटर, मैंने आपको बताया ए टाइप ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर यूज फॉर ट्यूनिंग सर्किट स्पेशली, तो ये हमने आपको ये समझा दिया। अब हम आज बात करते हैं, अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे तीसरे पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में, जिसका नाम है इंडक्टर। तो इंडक्टर भी एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि एनर्जी को जो है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जो है स्टोर करता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हेनरी होती है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू di/dt, जहां पे I क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, और T क्या है, रेट ऑफ चेंज इन टाइम होता है, ठीक है। अब हम इंडक्टर की बात करते हैं। देखो, इंडक्टर में भी मेनली दो लीड्स होती हैं। इसमें क्या होता है, जब हम इसमें करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करता है कि पहली चीज तो ये एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर कर लेता है। उसके बाद ये करंट के सडन फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। ये नहीं चाहता है कि अचानक से सर्किट में करंट के फ्लो में अचानक से मतलब चेंजेस आ जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज कर देता है, ठीक है। सो ये क्या करता है, जब सडन सर्किट में चेंज होता है तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है, जबकि जैसे स्टोर तो कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू में। तो उसके बाद वो क्या होता है, जैसे मान लो क्या सर्किट में बहुत ज्यादा सडन चेंज आ गया तो इसने क्या किया, एनर्जी को रिलीज कर दिया, और जैसे ही पावर सप्लाई स्टेबल हुई फिर से ये उतना ही चार्ज हो गया। तो एक तरीके से ये फिल्टर सर्किट्स के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इंडक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला देखो टाइप ऑफ इंडक्टर, देखो इंडक्टर क्या होता है, एक तरीके का वायर होता है जिसको हम बहुत ज्यादा ऐसे लपेट लेते हैं तो वो कॉइल बन जाती है। अगर वो कॉइल खाली है, मतलब बीच में हेलिकल है पूरा, जैसे चूड़ियां होती हैं तो उन चूड़ियों को बहुत सारी चूड़ियां ले लो, तो अगर उसके बीच में अगर खाली है तो उसको बोलेंगे एयर कोर, मतलब कोर मतलब बेस के रूप में उसमें कुछ नहीं है तो उसको बोल देंगे एयर कोर। यहाँ पे लिखा भी है एन इंडक्टर दैट यूजेस एयर एज द कोर ऑफ मटेरियल, मतलब बेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में यूज करे जाते हैं एयर कोर इंडक्टर। अब हम बात करते हैं आयरन कोर इंडक्टर। अब क्या है कि एक आयरन की कोर होगी, आयरन का एक बेस होगा, उसके ऊपर वायर को लपेटा जाएगा और जो है कॉइल बनाई जाएगी, तो इससे मिलकर हमारा आयरन कोर इंडक्टर बना। अच्छा, ये हम आयरन कोर इंडक्टर की हमको जरूरत क्यों पड़ी, देखो इससे क्या होता है, हमारा इंडक्टेंस जो है इंक्रीज हो जाता है। आयरन की बेस पे लपेटने से इंडक्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमको हेल्प मिलती है, छोटे छोटे से कंपोनेंट्स में हमको ज्यादा इंडक्टेंस मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं फेराइड कोर इंडक्टर। फेराइड क्या होता है, एक मटेरियल होता है जिसको फिर कोर के रूप में यूज करा जाता है। अभी आयरन कोर में क्या आयरन को यूज करा गया, फेराइड कोर में फेराइड को एज अ कोर यूज करा जाएगा। ये क्या होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है और ये एनर्जी के लॉस को बहुत ज्यादा कम करता है। उसके बाद जैसे हर तरीके, जैसे वेरिएबल रजिस्टर होता है, वेरिएबल कैपेसिटर होता है, तो वेरिएबल इंडक्टर भी है। तो हम जान लेते हैं इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि हम इंडक्टेंस को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, एडजस्ट करे जा सकते हैं, ठीक है।
अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बैकबोन है पूरे इंजीनियरिंग की, पूरे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर, इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से सीखिएगा। आप पूरे लाइफ में सेमीकंडक्टर्स पे ही काम करने वाले हो, सेमीकंडक्टर्स पे ही चीजें करने वाले हो। तो अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, उससे पहले हमको कंडक्टर की बात करनी पड़ेगी। तो कंडक्टर होता क्या है? तो अगर आप नॉर्मली अगर आपसे पूछे कि कंडक्टर क्या होगा, तो आप मुझे रिप्लाई करोगे कि सर कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिससे करंट का फ्लो बहुत आसानी से हो जाता है। अगर मैं इसके टेक्निकल रीजन की बात करूं तो आप बताओगे सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है? तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। तो सेम कंडक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनलिमिटेड होते हैं, जिससे हम करंट के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब हम रेजिस्टेंस वगैरह लगाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाता है, तो हमको हमारी रिक्वायरमेंट जो है, जब हमारी रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिससे कंडक्टर क्या होता है, हमारे बहुत ज्यादा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज नहीं होता। बस कंडक्टर का यूज हम जो है करंट को या वोल्टेज या पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। फिर हमारा तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, सॉरी, तीसरा होता है इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं, जिससे उसमें हमारा करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। अब आता है रोल में सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है कि सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी मतलब करंट फ्लो करने की एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, वो इंडक्टर से तो कम, वो सॉरी कंडक्टर से तो कम होती है, पर इंसुलेटर से ज्यादा होती है। तो ये बीच का है। हमको चाहिए क्या? हमको सारी चीजें कंट्रोल करनी होती हैं। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहला तो बेस है, ठीक। दूसरी डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, ये जितने भी सारी चीजें हैं सब सेमीकंडक्टर से मिलके बने हैं। अब तीसरा जो टॉप पॉइंट है हमारा, कंडक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम करंट के फ्लो को कंट्रोल कर पाते हैं तो इसका मतलब हम बहुत सारी डिवाइसेस बना सकते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर से मिलके डायोड बनी है, जैसे डायोड का जो प्रॉपर्टी होती है वो एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है। अगर दूसरी डायरेक्शन में आप सर्किट में लगा देते हो तो ये करंट नहीं फ्लो करेगा। तो ये चीज आपको सेमीकंडक्टर में ही मिलेगी। अगर आप कंडक्टर में लगाते हो तो उसको, अच्छा जैसे आप कभी वायर यूज करते हो तो उसमें कुछ नहीं होता ना, वायर को कैसे भी आप लगाओ करंट तो फ्लो ही होगा। इंडक्टर में आप कैसे भी इंडक्टर लगा दो, कोई भी इंडक्टर मतलब लकड़ी वकड़ी किधर से भी लगा दो, करंट फ्लो ही नहीं होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि जैसे अगर डायोड है तो उसको अगर आप फॉरवर्ड बेस में लगाओगे तभी करंट फ्लो करेगा, अगर उसको आप रिवर्स में लगा देते हो तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर बनता कैसे है? देखो, सेमीकंडक्टर हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ऐसे जो है सेमीकंडक्टर से है हमारे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारी दो इमेजेस लगी हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर में ऐसा होता क्या है। देखो, हर जो एलिमेंट होता है उसमें क्या होता है कि दो बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। तो जो मेटल होता है उसके जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड होते हैं एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं, जिससे बहुत ही स्मूथली जो है करंट का फ्लो हो जाता है। सेमीकंडक्टर में इसमें थोड़ा सा बैंड गैप होता है, जिस वजह से नॉर्मल टाइम पे जो है सेमीकंडक्टर में हमारे जो है करंट फ्लो नहीं कर पाता है। और इंसुलेटर में आप देख पा रहे होगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा गैप है, इसी वजह से हमारा जो है करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे एक सिलिकॉन है, ये प्योर जो है इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर। अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर भी पढ़ाने वाला हूं। तो ये प्योर इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो ये सिलिकॉन है। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि अगर हम सिलिकॉन को जैसे उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर हम उसको तोड़ें तो होता है 2, 8 और 4, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, 14 होता है सॉरी। तो अगर इनको हम डिवाइड करें तो 2, 8 और 4 आता है। तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल है, मतलब जो बाहरी कोश है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर किसी एलिमेंट में मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा कि वो 3 इलेक्ट्रॉन देके अपना आउटर मोस्ट सेल को 8 करना चाहता है, 8 करना चाहता है। अगर 5 है तो वो 3 एक्सेप्ट करके उसको 8 करके स्टेबल करना चाहता है। पर सिलिकॉन के पास क्या है, 4 है, स्टेबल है। तो नॉर्मल टाइम पे इसी वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। सो अब यहां से हम क्या करते हैं, अपने सेमीकंडक्टर्स की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सेमीकंडक्टर ये समझ में आया होगा। अपने हम नेक्स्ट टॉपिक में टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, उस पे फिर डायोड पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी पढ़ेंगे, सीमॉस वगैरह जो भी आपके सिलेबस में है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे।
अच्छा, ये जितना भी कंटेंट आपका था, जितना भी टॉपिक्स थे आपके, ये सारे आपके जो बीटीयूपी का सिलेबस है F के, उस पे बेस्ड थे। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको ये लेक्चर वैल्यूएबल लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं कल से और अच्छे से टॉपिक्स को जो है आपको जो है अच्छे से कंप्लीट करके लेके आऊंगा, आपको कवर अप कराऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, या अगर आपके पास जो है हम लोगों के जो है कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह, ग्रुप्स वगैरह हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जो है सॉल्यूशंस उसके प्रोवाइड किए जाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।